वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं, सरबराह जवानान पाकिस्तान। इनके अलावा राना अरशद साहब हैं, पंजाब असम्बली चीफ वेब हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। फैसल मलिक साहब हैं, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मलिक साहब से जान लेते हैं। मलिक साहब मुझे ये बताइए कि ये जो अभी वन साइडेड अनाउंसमेंट कर दी गई है, अब इसके कानूनी एस्पेक्ट्स क्या हैं, मतलब कानूनी एंगल्स क्या हैं? क्या एक्चुअल किया जो है मुआहिदा और पढ़ते खुद हैं उसमें अमेरिका जो है लगता तो अपनी नहीं है सरकार कि की ये जानिब कर सकता है वन साइडेड, लेकिन ज़रा इसके कानूनी एंगल्स बता दीजिए। जी मैम, ये इसके जो लीगल पर्सपेक्टिव है ना, उसके लिए थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा जी कि मैडम 1864 से लेके 1914 तक डिफरेंट जो है ना कन्वेंशंस हुए बिटवीन वन स्टेट टू द अनदर स्टेट, और इन्हीं स्टेट्स के दरमियान जो ये कन्वेंशंस थे, ये अल्टीमेटली जो है ना इसने बुनियाद बनाई यूनाइटेड नेशन की, अक़वाम मुत्तहिदा की। अक़वाम मुत्तहिदा में जो फाइनल रेजोल्यूशन पास हुआ उसके तहत जो, और फिर कोर्ट बनी, उसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि 1920 में फुली ऑपरेटिव थी, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद मैम सूरत हाल ये हुई, वियना कन्वेंशन हुआ 1961 में, और उसमें बाकायदा जो है ना ये इंडोर्स किया गया कि जो भी एक मुल्क की दूसरी मुल्क के दरमियान ट्रीटी होगी उसको जो वो फुली बाइंडिंग होगी, उसका जो है ना बाइंडिंग इफेक्ट होगा। और बाकायदा जो है ना मैम 102 जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है और उसका आर्टिकल 102 है, उसके मुताबिक जो है ना वो बाकायदा आप रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। लेकिन जो बहरीन का केस है ICJ का, उस केस में तो यहाँ तक है कि बेशक वो अगर ट्रीटी रजिस्टर्ड नहीं है यूनाइटेड नेशन के दरमियान, अगर दो मुल्क के दरमियान वो अगर ट्रीटी है तो दैट विल हैव एन बाइंडिंग इफेक्ट। जिस तरह जो है ना वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का यूनाइटेड नेशन के पास है, उसी तरह ही उसका जो है ना बाइंडिंग इफेक्ट होगा। ये तो मैम टीटी के अफादियत है। अब जो है मतलब टीटी का जो है सिनेरियो, अभी जो इंडिया ने बाकायदा पाकिस्तान से ट्रीटी की है, ट्रीटी करके सिग्नेटरी है मैम। सिग्नेटरी जो है ना उसका भी बाकायदा स्पेसिफिक प्रोविज़न है, आर्टिकल 66 है इंटरनेशनल जो लॉ है उसका बाकायदा आर्टिकल 66 है, उसके तहत सिग्नेटरी है। और जो है अगर सिग्नेटरी होने के बाद उसके बाद वो उसको रिगल आउट करता है, उसमें से बाहर आता है और उसको ये जो है ना निगलेक्ट करता है, तो मैडम ये इंटरनेशनली ये दैट इज़ अ क्राइम, ये एक ऑफेंस है, ये एक जुर्म है जो इंडिया ने कमिट किया है। वो उस ट्रीटी को जिसके ऊपर जो है ना बाकायदा ग्रंटोर है यूनाइटेड नेशन, बाकायदा वर्ल्ड बैंक इसका ग्रंटोर है, उसके जो है ना बाकायदा उसके बयान के तो कर दिया। अब इसके बाद पाकिस्तान का इसमें लीगल जो है वो क्या होना चाहिए? मैडम इसका लीगली तो यही है कि पाकिस्तान हैज़ टू गो, उसको जाना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वहाँ पे अब यहाँ पे कंसेंट का मामला नहीं आएगा क्योंकि ट्रीटी है। ट्रीटी में बाकायदा ये लिखा है आपकी मर्ज़ी है कि आप आर्बिट्रेशन की तरफ चले जाएं, बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान को अपना राइट क्लेम करना चाहिए, पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए और वहाँ पे जो है ना ये क्लेम करना चाहिए द इंडिया इज़ डन अ क्राइम। उसने जुर्म किया है, उसने जुर्म किया है। क्यों कि बाकायदा एक वर्ल्ड हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज में दरिया सिंध जो उनसे है वो मतलब दुनिया का तकरीब चंद दरियाओं में से बड़ा दरिया है, और उसके दरिया सिंध के आसपास जो है ना बहुत सारी जो है ना ओल्ड सिविलाइजेशंस आबाद थी, उनके बाकियात हैं, और वो उनमें से कुछ सिविलाइजेशन वो अब भी आबाद हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड हेरिटेज को तबाह करने के मुतरादिफ है कि अगर आप इंडिया जो है ना सिंध का पानी बंद कर दें, अगर आप झेलम और चनाब का पानी बंद कर दें, ये कितने सदियों से ये बहते आ रहे हैं दरिया, और इन दरियाओं के किनारों के ऊपर कितने सदियों से आबाद है सिविलाइजेशन, उन सिविलाइजेशन को
तबाह करना, ये इंडिया ने जो उसने एक वर्ल्ड हेरिटेज को तबाह करने के मुतरातिफ ये काम किया है। पाकिस्तान को जो कि उसका हक है उन दरियाओं के ऊपर, वो जो दरिया बहते हैं बेशक शुरू इंडिया से ही होते हैं, लेकिन वो अगर दरिया बह के पाकिस्तान की सरजमीन को भी सरेआब कर रहे हैं, वो आपके तो नहीं कर रहे, सदियों से कर रहे हैं। ये तो जो है ना लीगली फंडामेंटल राइट है पाकिस्तान का उन दरियाओं के पानियों के ऊपर। ये नहीं है कि कोई मुल्क जो इंसान है जहाँ से दरिया शुरू हो वो पानी को काट दे और जो है पाकिस्तान को या किसी सरजमीन को भूखा मारते। ठीक हो गया। आप राना साहब से भी जानते हैं। राना साहब, अभी तक की जो इत्तलात हम तक पहुंची हैं, आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। हो सकता है कि इत्तलात दुरुस्त ना हो, लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इसको कंफर्म कर दें सही है या गलत है। भारत की आबी दहशतगर्दी तो उसने कल तो ये कर ही दिया, उसने जो किया है, दरिया चनाब और जहलुम का पानी रोक लिया सर। दरिया जहलुम में गुज़िश्ता रोज़ पानी का बहाव जो था वो 49,000 क्यूसिक था। दरिया जहलम में आज पानी का बहाव 44,000 क्यूसिक है। इसी तरह दरिया चनाब में गुज़िश्ता रोज़ पानी का बहाव 29,000 क्यूसिक था, जबकि दरिया चनाब में आज पानी का बहाव 22,000 क्यूसिक है। इसी तरह से दरिया जहलम का 5,000 क्यूसिक और दरिया चनाब का 7,000 क्यूसिक पानी रोक लिया गया है। क्या ये हकीकत है? क्या दुरुस्त है ये इकदाम उठाया गया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का, कि आपने इंटरनेशनल इश्यूज पर बात करने का मौका दिया। और मैं समझता हूँ कि जो भारत हमेशा गुंडागर्दी करता है और इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन करता है, आज कौमी सलामती कौंसिल की जो मीटिंग हुई है, इनमें इन तमाम चीज़ों को टेकअप कर लिया गया है। जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मेरे हैं, जो हर पाकिस्तानी के हैं, कि ये इस तरह हमारे साथ आबी जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी वायलेशन नहीं कर सकता। हम उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी चैलेंज करेंगे और ये हम इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़े खातर रखते हुए कि ये इस तरह कर नहीं सकते। ये एक प्री प्लान ड्रामा इन्होंने मैनेज किया है। और अगर मकबूजा कश्मीर में और पहलगाम में जो शहीदों का ये जिक्र कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत काबिल अफसोस है, लेकिन उन शोहदा की, उन मरने वालों की डेड बॉडियां तो सामने लानी चाहिए, दुरुस्त कह रहे हैं, हक़ाइक़ तो सामने लाने चाहिए कि वो कैसे वक़ूआ होता है। और 9 लाख इनकी फौज दर फौज जो है, जो नकम्मों की फौज है, वहां बैठे हुए हैं और उनके होते हुए ये एक वक़ूआ होता है। तो मैं समझता हूं कि ये उसी तरह का ड्रामा है जो 2019 में इनका हेलीकॉप्टर आया था और फिर वो हमारी फोर्स ने तबाह भी कर दिया और फिर वो पकड़े भी गए। वो फैंटास्टिक टी का प्री प्लान मजा शायद उनको आज हमारी तक बहादुर आता रहा फौज होगा। है, हमारी बहादुर कौम है, सब डट के मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम भी अपनी अफवाज के साथ हैं और हमारी दुआएं भी हमारी अफवाज के साथ हैं और पाकिस्तान के साथ हैं। अब्दुल्ला साहब, सर, इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा कल से प्रोपेगेंडा किया है, जिसकी मतलब जितना भी इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए वो कम है। कि ऐसा लग रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कम आके चीज़ें अपनी आवाम तक पहुंचा रही है, ये इंटरनेशनली पहुंचा रही है, वो मीडिया के थ्रू अपना सारा पॉइंट सामने लेके आ रही है। इंडियन मीडिया जिस तरह से चल रहा था, मतलब इंडियन मीडिया ने सफारती सतह पे महाज जो है वो ख़त्म करने का कहा, वो गवर्नमेंट ने कर दिया। उसने ये सिंतास मुआहदे की बात हुई, वो ख़त्म कर दिया, वन साइडेड ख़त्म कर दिया सर। लेकिन एक चीज़ जो मेन चीज़ है, जो अभी थोड़ी देर पहले दुरानी साहब से भी मैं पूछ रही थी, इंडियन मीडिया एक चीज़ को हाइड कर दिया, वो ये कि ये जो इस अटैक में जो बताया गया, एग्जैक्टली पहले बताया गया, जो इत्तलात पहुंच रही हैं उसमें M4 कार्बाइन राइफल्स यूज़ हुई हैं सर। ये वो हैं जो अमेरिकन जो असलहा रह गया था इधर हमारे साथी मुल्क में, वहाँ पे जो रह गया वो इस्तेमाल हुआ। वो ही असलहा जो है ये इस्तेमाल हुआ था जाफर एक्सप्रेस पे जो अटैक हुआ था, उसमें भी वही असलहा इस्तेमाल हुआ था। अब ये जो पहलगाम के जंगल में मिलिटेंट्स के पास ये वाली राइफल्स का मौजूद होना, इस असलहे का मौजूद होना, एक और पहलू है इंडिया की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर का, कि वहाँ पर ये पहुँची कैसे, इस पर इंडियन मीडिया खामोश है। मतलब किसी एंगल से इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया जा रहा, सवालात के डर से या मजीद एक्सपोज होने के डर से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक होता है, मीडिया जो होता है एक हद तक जब पॉजिटिव रिपोर्टिंग करता है तो ज़ाहिर है वो मस्बत होती है, लेकिन जब मीडिया का जो है वो बुनियाद झूठ के ऊपर हो और लगता ये है कि बॉलीवुड से जो है मुतासिर होके वो ये समझते हैं कि एक जो भारतीय आएगा आदमी और वो जो है वो बांध के पूरे पाकिस्तान को ले जाएगा, तो ये फिल्मों में तो ठीक है, लेकिन असल सच का मैदान जो है उसके बिल्कुल बरक्स है। और तो उन्होंने फिल्म का ही लिखने की कोशिश की है लेकिन फेल हो गए। हाँ, देखें, मसला यहाँ यह है कि जो हुकूमतें होती हैं वो मीडिया के ऊपर नहीं चला करती बल्कि अपनी कारकर्दगी के ऊपर चली जाती है। जिन राइफल्स का आपने जिक्र किया वो कोल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की हैं और जो जाफर एक्सप्रेस में इस्तेमाल हुई थी उनका बाकायदा राइफल नंबर जो है वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जो है वो मैच कर गया था। तो पहली बात तो ये है कि ये अभी तो नंबर जब बताएंगे तो फिर पता चलेगा। दूसरा पहलू इसके अंदर ये है कि जो LOC है उसके ऊपर तो भारत ने बाड़ लगाई भी है और बाढ़ के साथ सिर्फ बाढ़ नहीं है बल्कि वो खुद कहते हैं कि हम यहाँ से हमारी मर्जी के बगैर मक्खी भी नहीं गुजर सकती, ये उन्होंने कहा है। और उसके कैमरे लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी हैं, वहाँ ड्रोन चलते हैं, वहाँ गश्त होता है, वहाँ जो है हर जो है 100 फुट के बाद जो है एक फौजी चेक पोस्ट बनी हुई है। यानी कि गर्ज ये कि डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ उन्होंने जो है वो अपने सिक्योरिटी कॉर्डन्स वहां शामिल किए हुए हैं। अब दूसरी बात इसके अंदर यह है कि ये जो दरवाजे हैं यहाँ जितने भी बॉर्डर के ऊपर लगे हुए हैं ये भारत अपनी जानिब से खोल सकता है, पाकिस्तान नहीं खोल सकता क्योंकि ये बाड़ उन्होंने लगाई है। तो फिर इसका मतलब यह है कि अगर ये कोई ऐसा वाकया हुआ तो उसके अंदर भारत दूसरी बात यह है कि ये झूठ के ऊपर मबनी है। अभी जैसे राणा साहब ने कहा कि जी हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन अफसोस तो तब होगा ना जब कोई वाकया होगा। वाकया ही कोई नहीं हुआ, झूठ का पलंदा है कोई। आप चले इनको छोड़ दें कि इंडियन का क्या हुआ। अभी उन्होंने जिस नेवी अफसर के ऊपर कहा उसकी वीडियो मौजूद है, वो बीबी और मियां दोनों जो है वो कह रहे हैं हमारे नाम के साथ जो है वो लगा दिया और हम तो यहाँ जिंदा है। अब इसके बड़ा झूठ क्या होगा? मतलब जो कल मर गया था आज वो जिंदा हो गया। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर जो है वो इनका जो एक तरीकाकार है। अब जो इटालियन था दरमियान में और कहा गया कि एक इटली का और एक इजराइल का बाशिंदा है, तो दोनों की सिफारत खाने इंडिया में मौजूद हैं। क्या उनके सिफारत खानों की जानिब से कोई ऐसा बयान सामने आया? जिसका जवाब है नफी में। तो फिर इसका मतलब है कि ये फिर झूठ था। तीसरा यह है कि नरेंद्र मोदी को तो लोगों को, मीडिया को, बल्कि ऐसा कोई वाकया जब कभी होता है पाकिस्तान में तो आपको पता है ISPR खुद हेलीकॉप्टर और गाड़ी देती है ताकि मीडिया वाले जाएं और जाके देखें अपनी नजरों से। लेकिन नरेंद्र मोदी वहां मीडिया को मना कर रहा है कि वहां नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? इसलिए क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं, तो वहां जाने का क्या मकसद है? अब इस सारे का पीछे कोई वजूहात होनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये भारत का अपना प्लान है या भारत के साथ मगरिब इसके अंदर शामिल है? ये बड़ा अहम सवाल है। और उसकी वजूहात क्या है? जब से उन्होंने देखा है कि इसराइल जो है वो तनहा हो रहा है और मुश्किलात का शिकार हो रहा है, न्यूक्लियर पाकिस्तान से उसको खतरा है, तो इस वजह से और पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, किसी किस्म के रिलेशनशिप कायम करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक ड्रामा रचाया गया है और इसके अंदर जो है बाकायदा CIA की चीफ जो थी तुलसी गैबर्ट, जो कि भारतीय निजात खातून है, 3 हफ्ते कबल उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की भारत में, जबकि भारत ने तो अब भारत के हवाले से तो अमेरिका ने अपनी पॉलिसी का इजरा ही नहीं किया, तो फिर तुलसी गैबर्ट का वहां क्या काम था? और उसके बाद जो है वो चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी है। चाइना को इन्होंने हर जगह, चाइना इनको जो है वो इनके कान काटता है और चाइना हर जगह पे अमेरिका को जो है वो चैलेंज करता है, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो ये एक ऐसा ड्रामा रचा रहे हैं कि कश्मीर के अंदर अमेरिकन फौज को एक स्पेस क्रिएट कर दी जाए ताकि वो वहां आके अपना अड्डा कायम करे और चाइना को जो है वो वहां से कंटेनमेंट पॉलिसी जो है उसके ऊपर अमल पैरा हो। अब इसमें भारत का सहारा लेके अमेरिका ये चाहता है कि वो पाकिस्तान ईरान को आइसोलेशन में मदद दे, जो कि नहीं मुमकिन होगा। ईरान हमारा बरादर मुल्क है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा उनका जो ख्वाहिश है वो ये है कि CPEC के ऊपर हम जो है वो स्लो डाउन हो जाएं।
ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान आनी बरादर जो है वो बन चुके हैं। तीसरी चीज वो चाहते हैं कि इसराइल के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम कर लें अगर आप तस्लीम नहीं करते। ये कायदे आज़म पॉलिसी की नफी है और पाकिस्तान के अंदर कोई इस चीज को तस्लीम करने के लिए, इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और चौथा चीज ये है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, जो पिछले 30 साल से इनको खटकता है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो फ्रीज कर ले या फिर उसको रोल बैक कर ले। ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान की दिफा की जमानत है और ये हम नहीं होने देंगे। इसलिए अमेरिका, इसराइल और भारत का गठजोड़ था ये पहलगाम का वाकया, और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये माजी में भी पहलगाम में हुआ। 1995 में किताब मौजूद है द मेडो, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ बदनामे जमाना ने एक अल फारान ग्रुप जो है वो बनाया, और अल फारान ग्रुप ने जो है 6 जो वहां के गैर मुल्की सयाह थे उनके सर कलम कर दिए और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे धर दिया ताकि दुनिया से हमदर्दियां लें। उसके बाद बिल क्लिंटन अपनी किताब माई लाइफ के अंदर लिखते हैं कि जब वो सन 2000 में भारत का दौरा करने गए तो उस टाइम पे जो चितसिंहपुरा गांव था अनंतनाग के अंदर, उसके अंदर 36 सिखों को कत्ल कर दिया गया। और उनके ख्याल में बिल क्लिंटन के कि ये एक भारत का रचाया हुआ ड्रामा था। पुलवामा हो, कुपवाड़ा हो, 1993 से हमले किए जा रहे हैं पहलगाम में इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए इंडियंस पे, तो ये कोई पहला वाकया नहीं है। और हर दफा आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये सारा का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धर दिया जाता है और सेकंड्स के अंदर धर दिया जाता है, प्री प्लान होता है। फिर उनको टी फैंटास्टिक के टेस्ट तो आज तक आते ही होंगे मेरे ख्याल में, जो एडवेंचर उन्होंने किए थे। मलिक साहब मुझे ये बताएं, इसके मज़ीद कानूनी एंगल बताएं कि ये मामला कब तक जो है वो सॉर्ट आउट हो सकता है, और जो बगैर सबूतों के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बज़ाहिर तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, जिसमें ना उन्होंने मीडिया से कोई सवाल नहीं लिया था, बस जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया और वो अपना ऐलान सुना के चले गए थे। तो वो जो उन्होंने बगैर प्रेस सवालात लिए, एविडेंस दिखाए, लाशें दिखाए, कुछ भी किए, जैसे अभी अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि कल जिन लोगों की लाशों का कहा जा रहा था आज वो जिंदा मौजूद है, उनकी वीडियोज़ आ गई हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए मुकदमा कितना स्ट्रॉन्ग है? देखिए मैं टू बी वेरी क्लियर, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है कि आपने प्रेस के सामने अपने आप को पेश करना है और वहाँ पे जो है ना अपनी बात बतानी है, उसके ऊपर जो है ना फिर प्रेस ने आपसे उसकी क्लैरिटी के बारे में या उसके डिफरेंट कॉन्स के बारे में आप प्रेस ने पूछना है। जो भी मैडम ये इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है पूरी दुनिया में कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अगर उसके बाद सवाल और जवाब नहीं है तो वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, वो फिर अलानिया है। वो फिर अलानिया वो झूठा भी हो सकता है और सच्चा भी हो सकता है। इंडिया ने भी यही किया। इंडिया ने जो है ना आके अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो है ना झूठिया एक अलानिया जो है ना वो मीडिया के सामने पेश किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अगर वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता इंडिया तो वहाँ पे बाकायदा पूछा जाता कि जो है ना वो जो लोग वहाँ पे मरे हैं उनकी जो है लाशें दिखाई जाए, बाकायदा जो है ना वो दिखाया जाए कि कौन सा असला जो है ना वहाँ पे जो है ना चलाया गया, वो दिखाया जाए। मैडम बात ये है कि ये इंडिया जो कुछ भी कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे हैं। वो फॉल्स, इसके पीछे मकसद ये है कि वो चाहता है कि वो को दरअंदाजी पाकिस्तान के ऊपर करना चाहता है। इस वजह से मैं जो है ना पाकिस्तानी फोर्सेस को जो है ना इस बारे में खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने बर वक्त ये जो है ना ये भांप लिया कि इंडिया के इरादे जो है ना कितने वायलेंस की तरफ जा रहे हैं और कितने तशद्दुद की तरफ जा रहे हैं, वो कितना जो है ना बढ़ना चाह रहे हैं। इनफैक्ट मैम इंडिया ने जो काम किया विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एलिगेशन, अगर होता भी, अगर कोई अप्रूव होता भी तो उसे जो है ना बाकायदा यूनाइटेड नेशन के पास जाना पड़ना था और वहाँ पे जो है ना वो सबूत देने पड़ने थे, तो फिर जो है ना वो ट्रीटी को अमेंड कर सकता या ट्रीटी से जो है ना बैक ऑफ हो सकता। इंडिया ने तो ये कुछ भी नहीं किया, स्ट्रेट अवे जो है ना उसने कह दिया कि हम ये सिंतास माहदे को नहीं मानते या बेंच पे रखते हैं वक्ती तौर के ऊपर। तो ये तो मैम एक क्राइम जुर्म है बाकायदा। ये इसको जो है डिफाइन किया गया है इंटरनेशनल लॉ में, इसको कहते हैं अनजस्ट वॉर। ये जस्ट वॉर जो सी है ना और अनजस्ट वॉर
ये बाकायदा उसके अंदर है इंटरनेशनल लॉ में। तो मैडम इंडिया ने तो बाकायदा अनजस्ट वॉर पाकिस्तान के ऊपर डिक्लेयर कर दी है। ये एक जंग है, ये एक आबी जंग है जो इंडिया ने डिक्लेयर की है, और पाकिस्तान जो है ना अगर ये इसका जवाब दे रहे हैं और देना चाहिए भी, तो वो बाकायदा उस डेफिनेशन जो कि जस्ट वॉर है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जस्ट वॉर की डेफिनेशन में फॉल करेगा। और बाकायदा ICJ में भी मैटर को एजिटेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना ये नहीं होगा कि इंडिया जो है ना वो रजामंदी देगा तो ये मैटर चलेगा। ICJ जो है ना, क्योंकि ये ट्रीटी साइन है, ICJ के पास ये जो है ना मैटर जब जाएगा तो उसकी जोरिस्डिक्शन एब्सोल्यूट होगी। वो इस वजह से एब्सोल्यूट होगी क्योंकि इसने ट्रीटी साइन की हुई है और ट्रीटी इसके ऊपर बाइंडिंग है। इस वजह से ICJ की जोरिस्डिक्शन इंडिया पे बनती है मैडम। अब मैं इस मैटर को ज़रूर ICJ में लेके जाना चाहिए। राना साहब मुझे ये बताइए, 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, कारगिल हुआ, सियाचिन हुआ, कभी भी पानी का माहिदा नहीं टूटा, बल्कि जंगों में कभी भी ये पानी के इशू को इस तरह से हाईलाइट नहीं किया गया। अभी आके पहले भी ये जो ये माहिदा है पानी के इशू पे, भारत को हमेशा से मसला रहा है। माजी में भी भारत चाहता रहा है कि इस माहिदे को किसी न किसी तरीके से ख़त्म किया जाए, लेकिन चूंकि माहिदे की एक शिक है कि वन साइडेड ये माहिदा ख़त्म हो नहीं सकता जब तक दोनों अफ्रीकन रजामंदी जाहिर ना कर दें। अब वन साइडेड भारत जो मर्जी अनाउंस करता रहे, जो मर्जी करता रहे, पाकिस्तान डिफेंसिव पोजीशन में है। पाकिस्तान जाहिर सी बात है जहाँ पे ये इशू को हाईलाइट करेगा वहाँ पे वो सबूत भी मांगेगा। सबूतों के बगैर तो आप किसी कंट्री को इस तरह से नहीं कर सकते हैं। अभी मुझे ये बता दें कि कौमी सलामती कमेटी ने आज बड़ा ठीक ठाक किस्म का जवाब दिया है। अभी आपकी फर्दर प्लानिंग कुछ शेयर करेंगे? जी मैं फ़ायदा बिल्कुल अर्ज करना चाहता हूँ। जो फैसल मलिक साहब ने बात की मैं समझता हूँ, और जो अब्दुल्ला भाई ने बात की मैं उनके तमाम पॉइंट्स को इंडोज करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कौमी सलामती कौंसिल में आज जो इशू था उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बोल्ड स्टेप लेने का फैसला किया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ ऑफ स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बुलंद हौसलों के साथ ये फैसला हुआ, क्योंकि ये जो मोदी है ये एक इंटरनेशनल बहरूपिया है और दहशतगर्द है और दहशतगर्द है। और ये इसने तो मुस्लिम कम्युनिटी और सबसे वोट लेने के बाद इंडिया में भी कत्लो गार्द का बाजार गर्म किया हुआ है। ये इसकी एक चाल है, क्योंकि इसका बिग बॉस जो अमेरिकन है वो चाहते हैं कि अब हमारे नेबर कंट्री में जिस तरह वो असला छोड़ के गए और वो असला जितने मोदी के दहशतगर्द हैं उनके हाथ में हैं या जो दूसरे टेररिस्ट ग्रुप हैं उनके हाथ में हैं, वो हमारी बाउंड्रीज पर जब अटैक करते हैं फ़ौज पाकिस्तान के बहादुर बेटे फेस भी करते हैं। लेकिन मैं करना चाहता हूँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, उनको ये 2600 किलोमीटर की बाढ़ अच्छी नहीं लगती। लेकिन आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया और मियां नवाज साहब आउट ऑफ कंट्री थे, वो फौरी तौर पर आज पहुंच गए हैं। आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, असाद डार साहब ने, वज़ीर खारजा ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर कानून, सब ने बैठकर, और हमने फौरी तौर पर वाघा बॉर्डर द्वारा जो तजारत थी वो रोक दी है जी जी, और फ़ज़ाई हदूद भी हम इस्तेमाल करने नहीं देंगे जी। इसलिए कि ये हमें थ्रेट भी करें, वायलेशन भी करें, ये पानी हमारा रोक नहीं सकते। ये मस्ती अगर करेंगे तो हम इंशाअल्लाह इसका डट के मुकाबला करेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह जब 12 मई 1998 को इंडियन गवर्नमेंट ने 4 धमाके किए थे ना, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से और 24 करोड़ आवाम की दुआओं से उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज साहब ने 28 मई 1998 को 4 के मुकाबले में 6 धमाके किए थे। और अमेरिका इनका बिग बॉस भी उस वक्त उनके साथ ही था, और क्लिंटन के 5-7 फोन भी आए, गिफ्ट, ये वो सब कुछ उन्होंने ड्रामे किए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो अल्लाह ताला के फजल से है वो इसीलिए अल्लाह ताला ने दिया है कि जब जरूरत होगी तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी बहादुर फौज पाकिस्तान, हमारी अवाम बहादुर है, हम सब इकट्ठे हैं और हम उनके टोपी ड्रामों से ना डरने वाले हैं ना घबराने वाले हैं। और इंशाअल्लाह ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और हर लिहाज से जो इंडियन है
उनको डेडलाइन दे दी गई है, वो बिल्कुल हमारा मुल्क छोड़ेंगे, उनको छोड़ना पड़ेगा। और जो बाकी मैं समझता हूँ कि फ़िज़ाई दूध है वो भी हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तजारत भी हम नहीं करेंगे। अगर कोई उनके जहन में बदगुमानी है तो वो इंशाल्लाह हम निकाल देंगे। और मैं के तमाम पॉइंट्स को इंडोज करता हूँ कि इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे हैं। ये हमारा कौमी मफादात अपनी जगह पर, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुरुस्त कह रहे हैं। हमें इस पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, हमें अपना अपना रोल प्ले करना है इंशाल्लाह, और वो हम करेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल्ला साहब, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हमला 3 बजे हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पे पाकिस्तान पे इल्जाम थोप दिया। सर, मकबूजा जम्मू कश्मीर में 8 से 10 लाख फौज है, खारदार बाढ़ है, निगरानी के जदीद निज़ाम है, सख्त सिक्योरिटी के बावजूद भारत नाम निहाद हमला जो वो बज़ाहिर प्रिटेंड कर रहा है, हम तो इसे, हमें पता है फॉल्स फ्लैग है, लेकिन वो तो यही शो करवा रहा है ना कि हमला हुआ है। नाम निहाद फॉल्स फ्लैग हमला अगर मान भी ले 1 सेकंड के लिए, तो वो नाकाम रहा है उस हमले को रोकने में, इतनी सारी सिक्योरिटी के बावजूद, जो खुद भारतीय दावों की साख पर, सिक्योरिटी पर, उसके इंटेलिजेंस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब्दुल्ला साहब, क्या भारत को ये टोपी ड्रामा रचाते हुए इस चीज का ख्याल नहीं आया कि ये सवाल उसी की साख पे उठ जाएगा? नहीं, झूठ के पैर नहीं हुआ करते। वैसे भी मैं आज बाजार गया था चूड़ियां खरीदने के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। उसकी साइज की चूड़ी मुझे अभी बनवानी पड़ रही है, वो भिजवा देंगे इंशाल्लाह ताला। लाना तो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर, जो वहां 2 मिलिट्री बेस थे चंद गज के फासले पर, एक का नाम है अमरनाथ यात्रा बेस और दूसरा जो बेस है उसका नाम है ननवान बेस। ये दोनों वहां बेस मौजूद थे और 8 पुलिस चौकियां वहां मौजूद थी। और 2 दिन पहले, इस वाकये से पहले, उन्होंने तमाम अपनी फैमिलीज को जो है वो वहां से बेसों से भिजवा दिया था। क्यों भिजवा दिया था, ये सवाल है बहुत बड़ा। ये सवाल जो है वो भारत को देना पड़ेगा। दूसरी बात इसके अंदर जो है, वो भारत ये जो सारा काम कर रहा है और नरेंद्र मोदी जो समझ रहा है कि 56 इंच का सीना लेके, 56 इंच का सीना तो है, कम से कम 2 इंच की अगर अकल होती ना तो वो इस किस्म की हरकतें ना करता। ये चीप पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी हुकूमत विफाकियों पे खड़ी है। उनको जो है वो जब से वहां वक्त तरमीमी बिल आया है उसके बाद उनको मुश्किलात का सामना है। 33 आजादी की जो मूवमेंट्स हैं वो वहां भारत में चल रही हैं। सिखों की आजाद खालिस्तान की अपनी मूवमेंट चल रही है। इसके अलावा जो है वो नेक्सलाइट का जो है मूवमेंट चल रही है। वहां नागालैंड के अंदर उन्होंने अपना झंडा बना के अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दे दिया हुआ है। तो ये जो रेड कॉरिडोर है उसके अंदर वो मसाइल का शिकार पड़े हुए हैं। तो ये भारत जो है ये मुख्तलिफ जगह से जो है वो टुकड़े होने को बिल्कुल तैयार खड़ा है। अभी जो इसके अंदर जो पहलू हैं उनके ऊपर गौर करने वाली ये बात है। पहली बात यह है कि भारत के पास इस टाइम पे कोई ऐसी स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। अगर भारत आएगा, अगर फर्ज करें उसको ये बहुत शौक हो रहा है कि वो हमारे मुल्क में जो है वो आए, तो कश्मीर के लोग एक तरफ होंगे और इधर से पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी कौम होगी। गाजर मूली की तरह काट के रखेंगे इंशाल्लाह। और मैं फौजी का बेटा हूं, मुझे मालूम है स्ट्रेटेजी का। दूसरी बात जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि एक बात बड़ी वाज़ेह है, जो अभी हमारे भाई बात कर रहे थे, बड़ा बसद एहतराम, हमें जरूर इंटरनेशनल फोरम्स पे जाना चाहिए पानी के मामले के ऊपर। और सिंध वाटर ट्रीटी जब हुई थी 1960 के अंदर, तो इसमें अमेरिका खुद मौजूद था, स्विट्जरलैंड के जो गारंटर थे, वर्ल्ड बैंक गारंटर था। इन सब के बावजूद आप मुझे बताएं, कुलभूषण यादव का वाकया जो है 2000, हम आज 12 साल हो गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कहां गया? कश्मीर का वाकया कहां गया? नवाज शरीफ साहब के दौर में हमने एक डोजियर जमा कराया बलोचिस्तान में भारत की दरअंदाजी के ऊपर और दहशतगर्दी पे यूएन के अंदर, वो आज तक उसके ऊपर क्या रिप्लाई आई? तो ये इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर उन्हीं की बात सुनी जाती है जिनके दम होता है। पाकिस्तान में बड़ा दम है, पाकिस्तान न्यूक्लियर रियासत है, पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद हो गई है और पाकिस्तान का पानी इन्होंने अगर रोका ना तो फिर वो पानी पानी करके हम रख देंगे। बिल्कुल दुरुस्त अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है और अगर भारत की जानिब से किसी भी तरह की दरअंदाजी की गई तो उसको मुंह तोड़ नहीं बल्कि मुंह ही तोड़ दिया जाएगा भारत का। नाज़रीन, पहलगाम आज से नहीं,
पिछले कई दहाइयों से इंडियन सिटीजन्स के लिए बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ पहली मर्तबा सियाहों या इंडियंस पर, यात्रियों पे हमला नहीं हुआ, कई मर्तबा यहाँ पे अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले हिंदुओं पर भी हमला हुआ है, क्योंकि ये जगह उसके काफ़ी करीब है। फिर सिक्योरिटी क्यों ना रखी गई इंडिया की जानिब से? बहुत बड़ा तमाचा है इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के चेहरे के ऊपर, मैं ये कहूँगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपका, राना अरशद साहब आपका, फैसल मलिक साहब आपका, मुझे आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।